मेडिकल नर्स है सब। तो आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एमपी व्यापम का जो पेपर हुआ था। तो ये मेरे पास शिफ्ट सेकंड का पेपर है जो कि 3 बजे से हुआ था 23 दिसंबर 2021 को। 23 दिसंबर को जो दोनों शिफ्ट में पेपर हुए थे, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों पेपर अवेलेबल हैं। दोनों 1 बाई 1 आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे और किन क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन लगाना है वो भी यहाँ पे बताया जाएगा, क्योंकि दोनों आंसर की में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे जिनमें आप ऑब्जेक्शन लगाइए, आपके मार्क्स हैं जो श्योरली बढ़ेंगे ही। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर हमेशा जो आंसर की आती थी उसमें क्या होता था कि ओनली ग्रीन कलर से बताया जाता था कि ये करेक्ट आंसर है, जो रेड होता था वो है जो रॉन्ग आंसर है। बट इस बार इन्होंने क्या किया है कि जो करेक्ट ऑप्शन सिलेक्टेड, जो ग्रीन कलर यहाँ पे दिख रहा है, इन्होंने कहा है कि जो आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया है और करेक्ट है वो ग्रीन कलर से शो होगा, और जो आपने या तो सिलेक्ट किया है या फिर रॉन्ग आंसर है वो आपको इस तरीके से ग्रे टाइप से देखने को मिलेगा। और जो करेक्ट ऑप्शन है, मतलब कि बिल्कुल जो ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने चीज़ बताई है कि ये करेक्ट है, तो वो येलो कलर से आपको शो होगा। आई होप आपके तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। अब बात आती है कि आपको किस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। और जब भी आप लोग ऑब्जेक्शन लगाएं तो प्लीज़ आप कोई भी जो बुक प्रेफर करते हैं उसकी इमेज या पीडीएफ बेस्ड फॉर्मेट यूज़ करें। ऑनलाइन के बेस पर यदि आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं ऑनलाइन कंटेंट के बेस पर, तो हो सकता है कि आपका ना माना जाए। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जो बुक्स हैं उनको रेफरेंस लेके ऑब्जेक्शन लगाएं। तो यहाँ पर हम पूरी आंसर की देखेंगे और एंड में बताएंगे कि आपकी कट ऑफ है जो कितनी तक जा सकती है, किस टाइप के क्वेश्चन आपको आए हैं। तो और बहुत सारे लोग से है जो आंसर की डाउनलोड करते नहीं बन रही, ओनली वो चेक बस कर पा रहे हैं अपनी आंसर की। तो आपको ऑलरेडी अपने जो आपने जब एग्ज़ाम दिया था तो स्कोरिंग आपने उसी टाइम पे अपनी चेक कर ली थी कंप्यूटर में। बट अभी भी जिन्होंने अभी तक चेक नहीं किया तो वो लोग प्लीज़ चेक कर लें। और कट ऑफ मैं बता दूं ज़्यादा नहीं जाएगी। इवन जनरल कैटेगरी की भी हम आइडिया लगाते हैं अकॉर्डिंग टू दोनों पेपर को देख के। तो आपकी कट ऑफ है जो 65 to 70 तक जनरल के लिए जाएगी, एंड 55 to 60 तक है जो ओबीसी के लिए जा सकती है, और SC ST के लिए बिलो 50 ही रहेगी। और जब ऑफिशियल कट ऑफ आएगी तो हम वो भी देखेंगे। तो एक बार इस पूरे पेपर को रिवाइज करके देखते हैं कि किस टाइप का पेपर आया था। तो शिफ्ट सेकंड सबको हार्ड लगी थी, इसलिए मैं आपके साथ पहले से शिफ्ट सेकंड करूंगी, देन आफ्टर शिफ्ट 1। तो यहाँ पर शिफ्ट जो सेकंड थी 23 दिसंबर को, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ सिंपलर केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड। तो जो प्रोटीन है किस केमिकल सब्सटेंस से मिलके बनता है, तो ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया था, वो था अमीनो एसिड। और जब प्रोटीन का ब्रेकअप होता है तब भी अमीनो एसिड बनता है। प्रोटीन बनता भी किससे? अमीनो एसिड से। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? अमीनो एसिड। जिसका ये पेपर है उन्होंने मिनरल सेलेक्ट किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, द मदर ऑफ अ न्यूबॉर्न calls the clinic and report that when cleaning the umbilical cord, she noticed that the cord was moist and that discharge was present. What is the most appropriate nursing instruction for this mother? तो यदि कोई मदर है जो क्लिनिक में कॉल करके पूछती है कि जो अपने बेबी की अम्बिलाइकल कॉर्ड क्लीन कर रही है चारों तरफ से, तो वहाँ पर उसको कुछ मॉइस्ट और डिस्चार्ज प्रेजेंट देखने को मिल रहा है, तो एज अ नर्स आप उस मदर को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? तो यहाँ पर जो मॉइस्ट और डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि बेबी में इन्फेक्शन, जो अम्बिलाइकल कॉर्ड के यहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो इसलिए हो रहा हो। तो आप कहेंगे कि बेबी को क्लिनिक पे लेके आइए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ब्रिंग इन्फेंट टू द क्लिनिक। ऑप्शन में था दिस इज नॉर्मल अकरेंस एंड नो फर्दर एक्शन इज नीडेड, इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइम दैट द कॉर्ड इज क्लीन पर डे, monitor the cord for another 24 to 48 hours and call the clinic if discharge continue। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? बेबी को क्लिनिक पे KMC should be provided by mother for at least how many hours in one sitting। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो कंगारू मदर केयर है, एक माँ को अपने बच्चे के लिए एक बार बैठती है जब, तो कितने टाइम तक के लिए देनी चाहिए KMC? तो एटलीस्ट 1 आवर के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 1 आवर। ऑप्शन में था 2 आवर, 1 आवर, 3 आवर या फिर 1.5 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, when an individual comes in contact with an infected person and isolated for the duration of incubation period, it is referred as। तो ये टर्म बहुत ही इजी था कि जब आप किसी
इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं और आप अपने आप को आइसोलेट करते हैं, इवन आपके लिए कुछ साइन सिम्टम भी शो नहीं हो रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको ऐसे लग रहा है इंक्यूबेशन पीरियड के पहले ही, और इंक्यूबेशन पीरियड जितना रहता है, यदि मैं किसी कोविड पर्सन के कांटेक्ट में आई बट हो सकता मुझे वो सिम्टम ना आए लेकिन फिर भी मैं जाके आइसोलेट हो जाऊंगी, तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगी? क्वारंटीन। तो यहाँ ऑप्शन में था मेडिकल आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, डिटेंशन या फिर क्वारंटीन। तो ये क्या है? क्वारंटीन। नेक्स्ट यहाँ पर फादर ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो फादर है वो कौन है? तो वो है पीटर ड्रकर। यहाँ पर आंसर की में दिया है पीटर ड्रकर। नेक्स्ट है यहाँ पर इंस्टिंक्ट्स ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्लीजर एंड सेटिस्फैक्शन आर कॉल्ड। तो किस टाइप की सुख और संतुष्टि की प्रवृत्ति है? सेटिस्फैक्शन है, तो ये लाइफ इंस्टिंक्ट। क्या है? लाइफ इंस्टिंक्ट। ऑप्शन में था इंस्टिंक्ट, सोशल इंस्टिंक्ट, डेथ इंस्टिंक्ट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आए थे सबका कहना है कि ऐसे क्वेश्चन इवन उन्होंने जितनी भी MCQ बेस्ड बुक पढ़ी, चैनल्स देखे, उनमें नहीं आए हैं। तो यस, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन लिए गए हैं और कम्युनिकेशन IEC के क्वेश्चन लिए गए हैं वो थोड़ा सा घुमा फिरा के लिए गए हैं। नेक्स्ट आया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक टू हैव गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद पेशेंट। तो इनमें से कौन सी टेक्निक नहीं है जो कि अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी? तो यहाँ पर था एक्टिव लिसनिंग बाय साइलेंस, यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, यूजिंग टच एज अ टूल, यूजिंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो सही टेक्निक नहीं है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए तो क्या है? यूजिंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। बाकी आप जो सुन रहे हैं वो शांत होकर सुने, ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिनका आंसर आप इजीली दे पाते हैं, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात हो रही है तो यूजिंग टच एज अ टूल है जो स्पर्श का प्रयोग आप कर सकते हैं, बट सीमित जवाब वाले प्रश्न का उपयोग नहीं होता है जो भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं उनमें। नेक्स्ट था व्हाट इज मेनली इन्वॉल्व इन क्वासी एक्सपेरिमेंट्स। तो रिसर्च का क्वेश्चन है कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल जो डिजाइन होती हैं उनमें क्या रहेगा सबसे ज़्यादा? तो यहाँ पर ऑप्शन में था इंटरवेंशन, टाइम, रैंडमाइजेशन या फिर कंट्रोल। तो यह इंटरवेंशन। नेक्स्ट है यहाँ पर अ नर्स इज डेवलपिंग केयर प्लान फॉर अ क्लाइंट विथ कैंसर रिसीविंग हॉस्पिस केयर विच वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर मैनेजिंग क्लाइंट्स क्रॉनिक पेन। तो यदि किसी पर्सन को क्रॉनिक पेन है, लंबे समय से पेन है, हॉस्पिस केयर में है, तो हॉस्पिस केयर में कब भेजा जाता है? जब आपको बहुत लंबे टाइम से पेन हो, वो ठीक होने का नाम ही ना ले रहा हो, कैंसर का पेशेंट है, जब हॉस्पिस केयर में भेजा जा रहा है तो एज अ नर्स आप उस क्रॉनिक पेन को कैसे मैनेज करेंगे? तो ऑप्शन में था एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक व्हेन वाइटल साइन इंडिकेट इंक्रीज्ड पेन सीवियरिटी, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक रेगुलरली एंड एडिशनली एज नीडेड फॉर ब्रेक थ्रू पेन, सेडेट द क्लाइंट विद द ट्रैंक्विलाइजर्स। तो बिल्कुल भी नहीं आपको करना है, पेशेंट को सीधे ट्रैंक्विलाइजर यूज़ कर दें, क्योंकि पेशेंट क्या है? कैंसर का पेशेंट है, ऑलरेडी वो हॉस्पिस केयर में तो है ही, तो आप उसका वाइटल साइन चेक करते रहिए और उसको जब पेन की सीवियरिटी ज़्यादा हो, जनरली पेन रहेगा ही, बट यदि पेन ज़्यादा बढ़ जाता है तब आप एनाल्जेसिक है जो दे सकते हैं, जो पेन रिलीफ है एनाल्जेसिक, तो आप उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है यहाँ पर द मीनिंग ऑफ फिडेलिटी इन काउंसलिंग इज। तो फिडेलिटी का मतलब क्या है काउंसलिंग में? तो वह ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ काउंसलर, जो आपको काउंसलिंग दे रहा है उसके प्रति आपको भरोसा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है यहाँ पर पार्ट ऑफ अ क्वालिटी सिस्टम कवरिंग द मैन्युफैक्चर एंड टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस, फॉर्म्स और ड्रग्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, डायग्नोस्टिक फूड्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो ये क्या है सभी? ये क्या है? GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ही चीज़ों को प्रॉपरली चेक किया जाएगा, उनकी टेस्टिंग होगी, कितना डोज रहेगा किस मेडिसिन में, ये सभी चीज़ें किस में आएंगी? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज माउथ एंड टंग आर यूज टू डील विथ स्ट्रेस। तो कौन सी स्टेज है जिसमें माउथ और टंग का यूज़ है जो किया जाता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं? तो वो थी ओरल स्टेज। कौन सी? ओरल स्टेज। साइकोएनालिटिकल थ्योरी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज है? ये है ओरल स्टेज।
नेक्स्ट है यहाँ पर, नर्स परफॉर्म फिजिकल असेसमेंट बाय टचिंग पेशेंट होल बॉडी टू रूल आउट एबनॉर्मलिटी, द काइंड ऑफ टच इज कॉल्ड। तो यदि आप किसी फिजिकल असेसमेंट के लिए पेशेंट की बॉडी को टच करते हैं और आपका ये जो रूल आउट ऑफ एबनॉर्मलिटी का मतलब है यहाँ पर कि आपको उस पेशेंट को फिजिकल असेसमेंट करके ही चेक कर सकते हैं, तो किस टाइप का टच कहलाएगा, फ्रेंडशिप, वार्मथ, इंटीमेट या फिर प्रोफेशनल। तो ये क्या है, प्रोफेशनल टच है, क्योंकि आप यहाँ पर पेशेंट का फिजिकल असेसमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन्फेक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड। तो फैलोपियन ट्यूब के इन्फेक्शन को क्या कहा जाता है, साल्फिंजाइटिस। मैंने क्वेश्चन एटलीस्ट 100 टाइम पढ़ाया होगा, जितने भी गायनिक के वीडियो होते हैं उनमें जरूर ये बताती हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन में था वार्थोलाइटिस, एंडोमेट्राइटिस या फिर अपेंडिसाइटिस। तो यहाँ पर आंसर क्या था आपका, साल्फिंजाइटिस। फैलोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होने को क्या कहते हैं, साल्फिंजाइटिस। नेक्स्ट आया था, विच डिजाइन अमंग द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। तो यहाँ पर इनमें से क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन आपको बताना था, तो वो था वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, कंपैरेटिव डिजाइन, टाइम सीरीज डिजाइन या फिर केस स्टडी। तो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन में क्या होगा कि जो क्वांटिटी है वो चेक नहीं की जाएगी, केस स्टडी में क्वांटिटी चेक नहीं की जाएगी, बाकी डीपली स्टडी जरूर की जाती है। बट कंपैरेटिव में दो चीज़ों को कंपेयर किया जाएगा, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन में क्वांटिटेटिव में आ जाएगी और टाइम सीरीज डिजाइन भी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा, केस स्टडी डिजाइन। नेक्स्ट है यहाँ पर, द नर्स शुड असिस्ट द क्लाइंट फॉर डिगॉक्सिन टॉक्सिटी इफ सीरम लेवल इंडिकेट दैट द क्लाइंट हैज। तो यहाँ पर यदि किसी पेशेंट को डिगॉक्सिन टॉक्सिटी हुई है, आप असिस्ट चेक कर रहे हैं उसके लिए, तो सीरम कौन सा सीरम लेवल है जो बताएगा कि पेशेंट को डिगॉक्सिन टॉक्सिटी हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन में था हाई कैल्शियम लेवल, लो सोडियम लेवल, हाई ग्लूकोज लेवल या फिर लो पोटेशियम लेवल। तो डिगॉक्सिन टॉक्सिटी के पर्सन में यदि डिगॉक्सिन टॉक्सिटी हुई है तो जो यहाँ पे आपको साइन बताएगा कि पर्सन को डिगॉक्सिन टॉक्सिटी हुई है या नहीं, डिजिटालिस ओवरडोज हुआ है या नहीं, तो क्या होगा, लो पोटेशियम लेवल। नेक्स्ट है यहाँ पर, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग दैट इज प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, एलिवेशन ऑफ सफरिंग इज नोन एज। तो क्या है, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। क्या है, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बायोमेडिकल या फिर साइकोलॉजिकल। तो ये सभी टाइप की डेफिनेशन हमने जो हेल्थ की पढ़ी है, तो यहाँ पर ये सभी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। बट प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, एलिविएशन ऑफ सफरिंग इज नोन एज क्या है, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पर जितने भी येलो कलर से हैं वो राइट आंसर है, और जो ग्रीन कलर से हैं दैट मीन्स करेक्ट आंसर है और आपने उनको सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच सैम्पलिंग टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज द चेन सैम्पलिंग। तो चेन सैम्पलिंग कौन सी कहलाती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर, एनाटॉमी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज। तो एनाटॉमी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को किस रूप में माना जाता है, तो यह स्ट्रक्चर। क्या है, स्ट्रक्चर। एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शंस क्या है, तो वो किस में आएंगे, फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट है यहाँ पर, सेपरेशन बिगन्स एट द सेंटर ऑफ द प्लेसेंटा एंड स्लाइड डाउन द बर्थ कैनाल लाइक अ फोल्डेड अम्ब्रेला, दिस मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन रिफर्ड एज। तो प्लेसेंटल सेपरेट की जो मेथड है, या तो मैनुअली जो है सेपरेट किया जाता है या फिर ऑटोमेटिक हो रहा है यदि, तो यहाँ पर कहा है कि प्लेसेंटा क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ द प्लेसेंटा साइड डाउन हो रहा है बर्थ कैनाल के जैसे कि अम्ब्रेला रहेगा उस टाइप से। तो इस टाइप की मेथड क्या कहलाएगी, स्लट्स मैकेनिज्म। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन विच डिजाइन द डेटा इज कलेक्टेड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ड्यूरिंग विच एन इंटरवेंशन इज इंट्रोड्यूस्ड। तो एक किस टाइप की डिजाइन है, यहाँ पर एक्सटेंडेड पीरियड की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पर टाइम यूज किया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, टाइम सीरीज डिजाइन। नेक्स्ट यहाँ पर, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स एंड सब सेंटर रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एट। तो पब्लिक हेल्थ सेंटर और सब सेंटर किस लेवल पर केयर प्रोवाइड करते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर है। क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर। नेक्स्ट है यहाँ पर, हेल्यूसिनेशन और रॉन्ग परसेप्शन में अकर विथ। तो हेल्यूसिनेशन होगा या फिर रॉन्ग परसेप्शन होगा तो क्या हो गए, एब्सेंस ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई, वो चीज़ प्रेजेंट ही नहीं है बट आपको हेल्यूसिनेशन हो रहा है या फिर परसेप्शन गलत तरीके से फील हो रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी स्ट्रक्चर रिलेटेड विथ प्लेजर सीकिंग। तो प्लेजर सीकिंग पर्सनालिटी कौन सी है, तो वो है आईडी। ऑप्शन में था सुपर ईगो, अनकॉन्शियसनेस या फिर ईगो।
नेक्स्ट है यहाँ पर क्लाइंट had craniotomy for removal of a malignant brain tumor in the occipital region. The nurse would question a prescription for which of these drug. तो यदि किसी पर्सन की क्रेनियोटॉमी हुई है तो उस मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर था, बट उसके लिए कौन सी ड्रग यदि प्रिस्क्राइब की जाती है तो आप किस ड्रग के बारे में पूछेंगे, तो वो होगी मॉर्फिन सल्फेट। मॉर्फिन सल्फेट क्यों दी जा रही है पेन के लिए, तो यहाँ पर क्या होगी मॉर्फिन सल्फेट। नेक्स्ट यहाँ पर विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। तो जो माउंटेक्स और ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है इसमें टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को चेक किया जाता है। तो ये सभी को पता है कि जब हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट होता है तो टाइप 4 टाइप की जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और उसको चेक किया जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टेस्ट। तो यहाँ पर इनमें से अलग टाइप का टेस्ट कौन सा है, टेट, रॉरसेच इंक ब्लॉट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर 16 PF। यहाँ पर अलग तरीके से जो टेस्ट पूछा है तो वो क्या है, योग्यता परीक्षण, जो कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अथॉरिटी मीन्स। तो अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू कमांड। क्या है, राइट टू कमांड है। यहाँ पर ऑप्शन में था राइट टू परफॉर्म ड्यूटी, राइट टू यूज एंड अब्यूज पावर, राइट टू रेप्रीमेंड या फिर राइट टू कमांड। तो अथॉरिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि आप अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करें, दुरुपयोग करें या फिर फटकार लगाने की कोशिश करें। अथॉरिटी का मतलब होता है आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको प्रॉपर तरीके से निभाना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, राइट टू कमांड। नेक्स्ट है यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ। मानव संसाधन विकास। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जनरली किससे मिलके बनेगा, तो वो होगा स्टाफिंग से। किससे, स्टाफिंग से, जो वहाँ का स्टाफ है उससे। नेक्स्ट है यहाँ पर द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल कॉल्ड। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन क्या कहलाता है, मीनार्ची। एमनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेन एंड क्रैम्प विथ मेंस्ट्रुएशन। मेनोपॉज का मतलब होगा सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट विच इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल एंड एक्टिवेट्स द एंजाइम। तो कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो क्या करेगा, सेल वॉल का कंपोनेंट भी है और एंजाइम को भी एक्टिवेट करेगा, तो वो है कैल्शियम। बाकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बोरोन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, बट कैल्शियम में काम करेगा। नेक्स्ट इज अ पॉजिटिव चेंज टुवर्ड द सोशल वैल्यूज और वैल्यूज सेंसेंड बाय द सोसाइटी इज नोन एज। तो जो चेंज है उनके प्रति हम उनमें कुछ चेंजेस और लाते हैं, जो वैल्यू है हमारी कल्चर है उसमें, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रोग्रेस। ऑप्शन में था एवोल्यूशन, डेवलपमेंट। कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू डायबिटिक रिगार्डिंग हाउ टू सेल्फ मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल, विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन डज इट कम्स। तो यहाँ पर ऑलरेडी पर्सन को क्या होगी, डायबिटीज है, बट आप उसको बता रहे हैं कि आप अपना डायबिटीज़ कैसे मॉनिटर करते हैं, तो ऑलरेडी है उसको, तो ये किस लेवल का प्रिवेंशन हो जाएगा, होगा टर्सरी लेवल का प्रिवेंशन, क्योंकि उसका पहले प्री चेकअप भी हो चुका है, टेस्ट भी हो चुके हैं, बट आप उसको क्या कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन टाइप की केयर को समझा रहे हैं, तो ये क्या होगा, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट इज अ गोनोरिया कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। गोनोरिया का कॉजिटिव एजेंट क्या है, निसीरिया गोनोरिया। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका डी। ऑप्शन में था क्रैब लुइस, कैंडिडा एल्बिकेंस, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस या फिर निसीरिया। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। तो कल्चर के क्या फीचर और कैरेक्टर हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन में था कल्चर इज डिवाइन, कल्चर मेक्स मेंस लाइफ कंफर्टेबल, कल्चर इज लर्न, कल्चर इज रिलीजियस। तो कल्चर है जो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे हुए और सीख गए। कल्चर क्या है, लर्निंग प्रोसेस रहेगी पूरी, ना कि ये कि दिव्य शक्ति है, ना ही ये कंफर्टेबल बनाएगा आपकी लाइफ को। आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा कल्चर फॉलो करना चाहते हैं। संस्कृति क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस है। नेक्स्ट इज द टेंडेंसी टू बी विथ अदर पीपल एंड एक्सेप्टेड बाय अदर इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ मोटिव। तो ये किस टाइप का मोटिव है कि आप दूसरे पर्सन को जो जैसा है उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या है, एफ्लिडेशन मोटिव। नेक्स्ट इज व्हाट कनेक्ट्स हाइपोथैलेमस टू द पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी से कौन कनेक्ट करेगा। ऑप्शन में था एंटीरियर कॉर्पस कैलोसम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स या फिर इनफंडिबुलम।
तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी से कनेक्ट करने वाला पार्ट पूछा है, तो यहाँ पर इस आंसर की बताया गया है इनफंडिबुलम। नेक्स्ट है यहाँ पर द बाइंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो बाइंड पाइप को जो श्वास नली है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में था लैरिंग्स, ईसोफेगस, ट्रैकिया या फिर लंग्स। तो बाइंड पाइप सांस लेने वाली नली जिसको हम कहते हैं, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये जानी जाती है ट्रैकिया के नाम से। नेक्स्ट है यहाँ पर द पोस्टपार्टम नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू द मदर ऑफ न्यू बॉर्न विथ हाइपरबिलिरुबिनिया हु इज बीइंग ब्रेस्ट फीड, द नर्स शुड प्रोवाइड विच इंस्ट्रक्शन टू द मदर। तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन में बताया गया था कि स्विच टू बॉटल फीडिंग द इन्फेंट फॉर 2 वीक, स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्विच टू बॉटल फीडिंग परमानेंटली, फीड द न्यूबॉर्न लेस फ्रिक्वेंटली या फिर कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड एवरी 2 to 4 आवर। तो यहाँ पर पोस्टपार्टम नर्स है, हाइपरबिलिरुबिनिया है बच्चे को, तो यहाँ पर आप जो मदर है उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? तो यहाँ पर आपको क्या कहना है कि यदि बच्चे को हाइपरबिलिरुबिनिया है भी, तब भी आप अपने बच्चे को हर 2 से 4 घंटे में ब्रेस्ट फीड करवाइए, क्योंकि जो बिलिरुबिन का लेवल है ब्रेस्ट फीडिंग से भी क्या होता है, जो बिलिरुबिन लेवल बढ़ा हुआ है बॉडी से फ्लश्ड होता है, इसीलिए बच्चे को कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द हॉस्पिटल इन विच द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीज आर एडमिटेड इज कॉल्ड। तो ऐसी हॉस्पिटल जहाँ पर ओनली कम्युनिकेबल डिसीज के मरीजों को भर्ती किया जाता है, तो वो कौन सी हॉस्पिटल है? तो वो कहलाती हैं आइसोलेटेड हॉस्पिटल। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आइसोलेटेड हॉस्पिटल। नेक्स्ट है यहाँ पर PHC under public health care system in India was introduced as result of recommendation by। तो यहाँ पर जो PHC है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे, तो जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के थ्रू किस कमेटी ने इनको क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था? तो वो थी भोर कमेटी। क्या थी? भोर कमेटी। नेक्स्ट है यहाँ पर a condition characterized by deviation from normal healthy state which is manifested by physical and psychological symptom is called। तो ऐसी कंडीशन जिसमें आप अपनी नॉर्मल हेल्थी स्टेट से क्या कर रहे हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आपके शो हो रहे हैं, आपकी जो कंडीशन है धीरे धीरे डेविएट हो रही है, ना कि ठीक हो रही है, तो क्या कहलाएगी? इलनेस। ऑप्शन में था प्रमोशन, प्रिवेंशन, हेल्थ या फिर इलनेस। यहाँ पर साफ कहा है कि सामान्य स्वास्थ्य अवस्था से विचलन की एक अवस्था, मतलब आप नॉर्मल हैं उससे आपकी जो कंडीशन है हेल्दी स्टेट से आप क्या कर रहे हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम की तरफ डेविएट हो रहे हैं, तो ये क्या है? इलनेस। नेक्स्ट इज विच रिसर्च डिजाइन इज बेस्ट सूटेड फॉर द बिलो मेंशन्ड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है और उसमें कहा है कि कौन सी रिसर्च डिजाइन है जो बेटर सूट करेगी यहाँ पर। तो ऑप्शन में है डेटा टू बी ऑब्टेन फ्रॉम प्रेग्नेंट मदर्स इन देयर 3rd trimester and are used these data to predict that who would develop post-traumatic stress disorder 4 to 6 weeks after the childbirth। तो यहाँ पर जो डेटा आपको कलेक्ट करना है और कौन सी रिसर्च डिजाइन यहाँ पर सूट करेगी, तो यहाँ पर आंसर में बताया गया प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन। यहाँ पर आप इसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी भी चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं कि जो एंजाइटी है मदर की, जो बर्थिंग प्रोसेस है वो एक्सपेक्टेशन है कब होगा, या फिर जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ है उसको, तो उसमें क्या होगा, उसमें आप ओनली इस चीज़ के लिए परसेप्शन कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपको इस तरीके से फील हो सकता है, बट इसमें आप सभी चीज़ों को कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगी? प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट है यहाँ पर विच मेथड डज नॉट बिलोंग्स टू स्टरलाइजेशन बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर कौन सी मेथड है जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है जो यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ पर था फ्लैश मेथड ऑफ पास्चराइजेशन, टेंडलाइजेशन, होल्डर मेथड ऑफ पास्चराइजेशन या फिर इंस्पेशन। तो इन बाकी सब में 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर यूज होगा स्टरलाइजेशन के लिए, बट जो टेंडलाइजेशन मेथड है इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट जौहरी विंडो मॉडल इज यूज टू नो अबाउट। तो जौहरी विंडो मॉडल में
जो हमने थर्ड सेकेंड ईयर में पढ़ा है बीएससी में, जौहरी विंडो मॉडल में हम किसके बारे में जानते हैं? सेल्फ, अपने खुद के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट हेल्प्स टू सी द कलर, तो कलर जो आँखों में कलर को पहचानने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कॉन्स। ऑप्शन में था रॉड, कॉन्स, लेंस या फिर रेटिना। नेक्स्ट यहाँ पर विच क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन मीडिएट टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो सबको पता है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए IgE रिस्पॉन्सिबल होता है, तो टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? IgE। नेक्स्ट है विच प्राइमरी केमिकल मीडिएटर इज नॉट रिलीज ड्यूरिंग टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के टाइम पर कौन सा केमिकल मीडिएटर है जो रिलीज नहीं होगा? तो हिस्टामिन होता है, ईसोनोफिल कीमोथेरेपी फैक्टर होंगे, सेरोटोनिन होगा जब आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, बट जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है नहीं होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर द मैक्रोन्यूट्रिएंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यहाँ पर सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं किसी एक को छोड़कर, तो नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये सभी क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, बट आयरन है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट आर द टू होल्स ऑन द नोज कॉल्ड, तो नाक में दो होल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? नोस्ट्रिल। नेक्स्ट इज हु इज नोन एज मॉडर्न एपिडेमियोलॉजिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, तो जॉन स्नो को मॉडर्न एपिडेमियोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? जॉन स्नो। नेक्स्ट इज व्हाट रिफर्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैंपल वैल्यू एंड पॉपुलेशन वैल्यू, तो सैंपल वैल्यू और पॉपुलेशन वैल्यू के बीच का जो हम डिफरेंस निकालते हैं वो क्या कहलाता है? सैम्पलिंग एरर। क्या कहलाएगा? सैम्पलिंग एरर। ऑप्शन में था सैम्पलिंग बायस, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सैम्पलिंग एरर या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो यदि जिनको इस टाइप के क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं तो प्लीज़ हिंदी सेक्शन को ज़रूर रेफर करें, यहाँ से आप उस चीज़ को समझ सकते हैं और इजीली आंसर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आया था टेट, टेट का फुल फॉर्म आया था TAT, तो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। क्या था? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज सीन इन सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड द मीडिएटरेनियन कोस्ट एज दे डेवलप रेसिस्टेंट टू प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, तो अफ्रीका के कुछ पार्ट हैं और वहाँ पर मेडिटेरेनियन कोस्ट के यहाँ पर कुछ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के प्रति रेसिस्टेंसी देखने को मिली है, तो किस टाइप की इम्यूनिटी कहलाएगी? तो कहलाएगी हर्ड इम्यूनिटी। जैसा बीच में कहा गया था कि मुंबई का जो धारावी इलाका है वहाँ पर कोरोना की हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, मतलब आप कितने भी कोविड के पेशेंट के बीच में रह लो बट आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपको कोरोना नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। तो ये कौन सी इम्यूनिटी कहलाएगी? हर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज अर्थस रिएक्शन, तो अर्थस रिएक्शन किस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है? तो ये टाइप 3 की। नेक्स्ट है यहाँ पर डेफिशिएंसी इन विटामिन डी कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इन चिल्ड्रन, तो क्वेश्चन नंबर 56 पर आप लोग प्लीज ऑब्जेक्शन लगाइए क्योंकि रिकेट सी है जो बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होता है, तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस एडल्ट्स में होगा ना कि बच्चों में। नेक्स्ट है थंब ऑफ फूट इज कॉल्ड, तो ग्रेट टो किसको कहा जाता है? हेलक्स को। क्या है? हेलक्स को। पैर के अंगूठे हैं जो क्या कहलाते हैं? हेलक्स। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉलीएंड्री इज द फॉर्म ऑफ मैरिज विच इम्प्लाइज, तो पॉलीएंड्री पढ़ाया था, तो पॉलीएंड्री में क्या होगा? वन वुमेन मैरी सेवरल मैन, जैसे कि महाभारत में हुआ था कि जो द्रौपदी है वो 5 पांडव से शादी करती हैं, तो यहाँ पर वही है। पॉलीएंड्री का मतलब क्या है? वन वुमेन मैरीज द सेवरल मैन। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटेलिजेंसी टेस्ट एडमिनिस्टर टू एन इंडिविजुअल ऑन डिफरेंट डेज, इट गिव्स सेम IQ स्कोर देन द टेस्ट इज कॉल्ड, तो यदि किसी पर्सन का अलग अलग दिनों में हम इंटेलिजेंसी टेस्ट करते हैं बट उसका IQ स्कोर सेम आता है, दैट मीन्स क्या है? उसका जो इंटेलिजेंसी टेस्ट किया है क्या आया है? रिलायबल है, मतलब कि सही आ रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयरन, तो आयरन का एक ही काम है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं बट मेन काम क्या है? टू हेल्प प्रिवेंट एनीमिया बाय फॉर्मिंग द हीमोग्लोबिन, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? B। नेक्स्ट इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट विच रेगुलेट द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमा एंड रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, तो पत्तियां होती हैं जो उनमें
जो उनके रंध्र होते हैं, स्टोमा होते हैं, उनको खोलने और बंद करने के लिए कि पत्तियों से पानी है जो ना उड़ पाए, वो क्या कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो वो है पोटेशियम। नेक्स्ट है यहाँ पर आफ्टर मेनोपॉज इंक्रीज फेशियल ग्रोथ सकर ड्यू टू। तो मेनोपॉज के बाद क्या होगा, फेशियल ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये किसके कारण होता है जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसके कारण। तो यहाँ पर जिसने पेपर दिया हुआ है उन्होंने निसीरिया सेलेक्ट किया है कि मेनोपॉज के बाद भाई बीच में निसीरिया कहाँ से आएगा, हार्मोनल बैलेंस होगा जिसके कारण ये चीज़ें होंगी। तो FSH का लेवल क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण फेशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर a client has received numerous different antibiotics and now is experiencing diarrhea. The healthcare providing is prescribed a transmission based precaution the nurse should institute. तो यहाँ पर डायरिया के लिए क्या किया है आपने, एक क्लाइंट के लिए अलग अलग टाइप की एंटीबायोटिक्स दी हैं एंड नाउ ही इज एक्सपीरियंसिंग डायरिया। हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैज प्रिस्क्राइब्ड ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। तो किस टाइप के प्रिकॉशन के लेना है आपको, यहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। डायरिया है जो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन के कारण ज़्यादातर होगा कि आपने उस पर्सन को ऑलरेडी डायरिया है तो ड्रॉपलेट के थ्रू तो जो वायरस बैक्टीरिया है वो नहीं आएंगे डायरिया के। तो इसमें जो मेनली ट्रांसमिशन होगा किसके द्वारा होगा, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन के, कॉन्टैक्ट के द्वारा। तो यहाँ पर वही आप है जो मोड अपनाएंगे जिससे आप उस पर्सन के कॉन्टैक्ट के कारण ये चीज़ आपको डेवलप हुई है। तो यहाँ पर आंसर भी आपका क्या होगा, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। नेक्स्ट वन इज द नर्स इज एक्टिवली लिसनिंग टू पेशेंट टॉक एंड देन रिपीटिंग दोज थॉट एंड फीलिंग टू द पेशेंट विच इज नोन एज। तो एक कोई नर्स है जो पेशेंट की बात को सुन रही है और उन बातों को फिर से दोहराने की कोशिश कर रही है। तो ये किस टाइप का, और कहती है कि आप इसको फिर से कहिए, तो किस टाइप का प्रोसेस कहलाएगी, तो ये कहलाएगी रेस्टेटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज चाइल्ड एब्यूज इंक्लूड। तो चाइल्ड एब्यूज में क्या क्या शामिल होगा, तो फिजिकल भी होगा, सेक्सुअल भी होगा, इमोशनल भी होगा। चाइल्ड एब्यूज में बाल शोषण में बच्चे के साथ जो मारपीट होती है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है, सेक्सुअली टॉर्चर भी किया जाता है बच्चों में। तो ये सब क्या होंगे, चाइल्ड एब्यूज के यहाँ पर टाइप है, फिजिकल, सेक्सुअल एंड इमोशनल। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व सेवरल राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग विथ एन एक्सपर्ट पैनल टू अचीव कंसेंसस। फिर डेल्फी सर्वे, कौन सा सर्वे है, डेल्फी सर्वे। नेक्स्ट इज हु इज द फादर ऑफ साइकोएनालिटिकल थ्योरी। साइकोएनालिटिकल थ्योरी के फादर कौन है, सिगमंड फ्रूड। तो नर्सिंग के कुछ बेसिक क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी जीप पर बिल्कुल याद ही रहने चाहिए, बट फिर भी गलत मार्क आप लोग कराते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ दोज थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एन इंडिविजुअल टू मेंटेन हिमसेल्फ एंड दोज डिपेंडेंट अपॉन हिम। ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत आपको बहुत ही ज़्यादा रहती है बट फिर भी उनकी आपूर्ति के कारण, कमी के कारण आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आप पूरा नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या है, वो गरीबी। आप इलिटरेट रहेंगे तब भी चल जाएगा, अनएम्प्लॉयड रहेंगे तब भी चल जाएगा, बेघर होंगे, बट गरीबी एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास से कुछ भी चीज़ें नहीं होंगी जिनके कारण पूरी सिचुएशन डेवलप होगी। तो क्या है यहाँ पर, गरीबी। नेक्स्ट है यहाँ पर द नर्स असिस्टेड विद द बर्थ ऑफ अ न्यूबॉर्न, विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इफेक्ट इन प्रिवेंटिंग हीट लॉस बाय द एवापोरेशन। तो यहाँ पर एक नर्स है जो बच्चे के बर्थ के टाइम पर बेबी को हीट एवापोरेशन से कैसे बचाएगी, हीट लॉस से कैसे बचाएगी। क्लोजिंग द डोर टू द रूम, टर्निंग ऑन द ओवरहेड रेडिएंट वार्मर, वार्मिंग द क्राइव पैड, ड्राइंग द इन्फेंट विद वार्म ब्लैंकेट। तो जो नर्सिंग केयर की जाती है आफ्टर डिलीवरी के बाद बेबी की, उसमें फर्स्ट स्टेप होता है कि बेबी को तुरंत वार्म ब्लैंकेट से हमें कवर करना है ताकि बेबी को हम हाइपोथर्मिया से या फिर हीट लॉस से प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशियल पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग असेसमेंट फॉर अ क्लाइंट हु हैड अ कार्डियक कैथेटराइजेशन। तो यहाँ पर कौन सा आपको सबसे ज़्यादा और पोस्ट प्रोसीजर के बाद नर्स को चेक करना है कार्डियक कैथेटराइजेशन के पर्सन में, तो वो ऑब्जर्व पंक्चर साइट फॉर स्वेलिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर पेशेंट विथ सीजोफेनिया द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट शो। तो यदि किसी पर्सन को सीजोफेनिया है तो ब्लड टेस्ट में क्या देखने को मिलेगा कि डोपामीन का लेवल क्या है, बढ़ा हुआ है। क्या है, डोपामीन का लेवल बढ़ा हुआ है।
नेक्स्ट है यहाँ पर अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट कॉन्स्टिट्यूट इज कॉल्ड। तो पैटर्न ऑफ बिहेवियर ये क्या है? सोशल प्रॉब्लम। नेक्स्ट है यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन हैविंग द डिसीज व्हेन टेस्ट इज पॉजिटिव। तो यदि किसी पर्सन का टेस्ट पॉजिटिव आता है बट प्रोबेबिलिटी है कि उसको डिसीज हो सकती है, तो क्या है? पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। क्या है? पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। नेक्स्ट इज व्हेन टू मोटिव्स आर इक्वली अट्रैक्टेड इट लीड्स टू। तो जब दो चीजें एक सेम मोटिव के लिए अट्रैक्ट हो रही हैं तो क्या? अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर टाइप दिए हुए कॉन्फ्लिक्ट के कि आप एक ही चीज के लिए दो अलग अलग जगहों से परेशान हो रहे हैं, बट यहाँ पर कहा है कि दो सेम मोटिव हैं बट एक ही जगह आप अट्रैक्ट होते हैं, तो क्या? अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट इज व्हेन द गोल्स आर नॉट सेटिस्फाइड और थ्वार्टिंग इट लीड्स टू। तो यहाँ पर आपको किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है तो कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन हमने सेम 2 पेजों पर पढ़ा है साइकोलॉजी में। तो वही क्वेश्चन है कि कॉन्फ्लिक्ट में आप किसी चीज के लिए क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट फ्रस्ट्रेशन में क्या होगा कि आप अपने गोल को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आपको बाद में चिड़चिड़ापन फील होगा वो क्या कहलाता है? फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज द रिनाउंड नेम तारा सुंदरी एसोसिएटेड विथ। तो जो तारा चौधरी जो डांस है किस नृत्य रूप से जुड़ा हुआ है? तारा चौधरी जो डांस फॉर्म है इसका दूसरा नाम क्या है? भरतनाट्यम। नेक्स्ट इज अंडर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जुडिशियल मैकेनिज्म। तो करेक्ट जुडिशियल मैकेनिज्म कौन सी? अंडर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर एक्ट के तहत तो 3 टायर क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म। नेक्स्ट था यहाँ पर द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज बैंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो सती प्रथा कब बंद की गई थी? तो ये हुई थी बंद 1829 में। सती प्रथा का मतलब था कि जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस वुमेन को भी उसकी जो चिता होती थी उस पर अपना अंतिम संस्कार भी जलते हुए जिंदा रहते हुए भी उस पर अंतिम संस्कार करना पड़ता था। तो ये क्या थी? सती प्रथा। तो ये 1829 में बंद हो गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर हरि स्नेहा वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग। तो हरि सना जो थे किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट प्रिंटेड ऑन द गुड। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पर मुद्रित दर है? तो वह मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। नेक्स्ट है यहाँ पर इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एन एरर। तो यहाँ पर इंग्लिश का एक क्वेश्चन था, यहाँ पर कुछ आपको एरर निकालना था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ऑडिशियस एप्सिनोज ऑपरेशन ऑफ द 21st सेंचुरी। तो यहाँ पर जो राइट थिंग होगी वो क्या होगी? सॉरी, जो यहाँ पर आपको सेंटेंस में एरर निकालना था वो क्या था? ऑपरेशन ऑफ द 21st सेंचुरी। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ही हैज़ अ टिनी मैन बेयरली 5 feet टॉल विथ अ स्प्रिंग वॉक। तो यहाँ पर आपको इफ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर आपको एक सही सब्सटीट्यूट निकालना था, तो वो था स्प्रिंकली वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इन द क्वेश्चन अ सेंटेंस हैड गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है एक्टिव पैसिव वॉइस में। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड बिलो सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको उस एक्टर के बारे में सेम सेंटेंस निकालना है जो कि अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। द एक्टर ओवरडिड द कॉमिक सीन इन द प्ले। तो कॉमिक सीन किए गए हैं एक्टर ने वो बहुत ही अच्छे से किए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर गलत कथन आपको पहचानना था, तो था इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंडल रूल। तो बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो यहाँ पर कुछ जो हमने फिजिक्स में जो भी रूल्स और फॉर्मूले पढ़े हैं कि कौन है जो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो यहाँ पर डीसी करंट को कहा है। डीसी पर काम करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर जैसे उपकरण एसी से अधिक मजबूत होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एसी वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू डीसी के। जो हमने धाराएं पढ़ी हैं, करंट पढ़े हैं, यहाँ पर वही है। नेक्स्ट है यहाँ पर डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो रिटर्न नाइट्रोजन टू द सॉइल एज विच ऑफ द फॉलोइंग।
तो जो मृत पौधे और जानवर होते हैं ये नाइट्रोजन किस फॉर्म में रिवर्स करते हैं, तो ये करते हैं अमोनियम कंपाउंड में। नेक्स्ट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस सभी को पता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रृंखला में सबसे ऊंचे स्थान पर कौन है, तो वो है पोटेशियम। फिर आई थी एक सीरीज जिसको हमें कंप्लीट करना था, तो ऑप्शन में था 1, 3, 7, 13, 21, एंड में क्या होगा, तो वो होगा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आए थे जो कि आपके रीजनिंग से रिलेट करते हुए क्वेश्चन थे, तो जिसने भी ये पेपर दिया है उसने एक भी क्वेश्चन यहाँ पे सही नहीं किया है। यहाँ पर कुछ मुहावरे भी आए थे कि सच बोलने वाले को किसी का भय नहीं है, तो वो क्या हिंदी में कहते हैं, सांच को आँच नहीं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का सही युग्म नहीं है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग गोप और गोपी, मोटा के लिए मोटी, खत्री के लिए खन्ना यहाँ पे दिया है ऐसा नहीं है, और हिरन के लिए हिरनी। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए यहाँ पर सही सुमेल नहीं था, वो कहा गया है रसों का राजा, किसको कहा गया है, श्रृंगार रस को। और 58 का तत्सम शब्द क्या है, अष्टपंचासन। तो यहाँ पर ये थी सेकंड शिफ्ट की आंसर की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। फर्स्ट भी आपको मे बी नाइट तक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जिनका DMER और पटना एम्स के लिए पेपर है उनके लिए आज रात से क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।